Hello student, this is the another important video on what important sections you need to refer for your strategy of preparation when you are preparing for the subject which is Specific Relief Act 1963. Specific Relief Act 1963 अगर आप prepare कर रहे हो तो क्वेश्चन ये आता है कौन से वो important sections हैं जो आपके लिए बड़े important हैं for the purpose of prelims. अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे तो देयर आर ओनली टोटल 42 सेक्शन इन द होल एसआरए. तो ऐसा कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको आपको अवॉइड कर कर आप सोचो कि आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, बिकॉज बट इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिससे कंटिन्यूसली लगातार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं प्रीलिम्स में एंड मेंस में. तो हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ वो सेक्शंस देखेंगे जो रिपीटेडली आर रिमेन एक्टिव इन द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ जुडिशरी. तो जैसे पहला जो सेक्शन अगर मैं आपको रिफर करूं एसआरए पूरे एसआरए में कि कौन सा वो सेक्शन है जिसको आप कोट करोगे फॉर योर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन एंड एसआरए, एंड दैट इज सेक्शन 4. क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज तो पढ़नी है बट सेक्शन 4 आपको क्यों पढ़ना है, बिकॉज सेक्शन 4 में आपको बताया गया है कि नेचर ऑफ एसआरए क्या है. सेक्शन 4 आपको बताता है कि नेचर ऑफ एसआरए दैट इट इन्फोर्स सिविल इंडिविजुअल राइट, इट डज नॉट इन्फोर्स पैनल लॉज. तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन 4 हो गया सेक्शन 4 जिसमें कि प्रीलिम के क्वेश्चंस बनते हैं कि सिविल नेचर है या प्रोसीजरल है या क्रिमिनल है, आप इसका आंसर सेक्शन 4 से दोगे. देन फिर एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 और इसको हमेशा आप एक सेक्शन के साथ पढ़ोगे, दैट इज सेक्शन 6. सेक्शन 5 सेक्शन 6 दोनों को अगर आप मिलाओ तो ये रिकवरी कराते हैं, आपको पहली रेमेडी प्रोवाइड करते हैं रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल. अब आप देखिए कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कराते हो तो आपके दो सेक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हो रहा है सेक्शन 5 और दूसरा हो रहा है सेक्शन 6. दोनों ही आपको पढ़ने हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम, क्योंकि सेक्शन 5 में आपसे वो इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा एसआरए का सेक्शन है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप टाइटल आप सूट क्लेम करोगे, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 5. लेकिन जैसे ही उनका क्वेश्चन चेंज होकर ये हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर विच सेक्शन यू विल बी प्रोटेक्टेड द पोजेशन, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 6. दोनों में ही प्रोसीजर आपका सीपीसी का है, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यानी कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सीपीसी फॉलो होता है. सेक्शन 6 में स्पीडी रेमेडी है. ठीक है, इसके बाद अनदर सेक्शन विच यू नीड टू रिफर इज सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 7 में पूछते हैं कौन सा वो सेक्शन है जो मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने की रेमेडी दे रहा है. सेक्शन 7 एज ऑलवेज टू बी रीड विद सेक्शन 8, क्योंकि यहाँ पर वो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जबकि किसी को आप कंपेल करोगे कि आपको आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी वापस करे. अनदर सेक्शन सेक्शन 9 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 9 में आपसे सिंपल सी एक बात पूछी गई है कि अगर जब भी कभी कोई आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिलीफ की रेमेडी मांगता है तो आप हो डिफेंडेंट, तो आपको एज अ डिफेंडेंट कौन से डिफेंसेस अवेलेबल हैं, तो कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 9. एंड देन सेक्शन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेक्शन 10 gives you the remedy of specific performance of contract. Now the nature is completely changed. Now the shall word is used with the Amendment Act of 2018. अभी हमको ये जो रेमेडी मिलती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ये shall में कन्वर्ट हो गई है. तो ये सेक्शन हमेशा पहले भी पूछा जाता था जब यहाँ पर सिर्फ प्योर डिस्कशन थी. आज ये कंप्लीटली मैंडेटरी प्रोविजन है जहां पर कोर्ट को आप कंपेल कर सकते हो, तब भी ये इन सेक्शन इंपॉर्टेंट है. देन आपका सेक्शन जो कि ट्रस्ट से रिलेटेड है सेक्शन 11. इसके बाद क्या किसी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है या कॉन्ट्रैक्ट का सम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप रेमेडी ले सकते हो, सेक्शन 12 इज इंपॉर्टेंट. सेक्शन 12 में आपको ये बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक पार्ट जिसको आप इनकैपेबल टू परफॉर्म हो, द पार्ट विच इज कैपेबल टू बी परफॉर्म, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन यू विल गेट द रेमेडी टू कंपेल अदर पर्सन फॉर a specific performance of that part of contract which is capable to be performed. ठीक है. सेक्शन 13 आपको एक डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ स्टॉबल अंडर टीपीए की तरह है. सेक्शन 14 सेक्शन 16 दोनों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 14 में आपको वो 4 सर्कमस्टांसेस दिए हैं जबकि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं मिलेगी. इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 10. Another section is section 16 which says that when the plaintiff has
इन हिमसेल्फ इन डिफॉल्ट, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर प्लेंटिफ हैज इज हिमसेल्फ नॉट विलिंग टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हैज वेरीड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हैज हिमसेल्फ कमिटेड द फ्रॉड विद द डिफेंडेंट, तो वहां पर रेमेडी नहीं मिलेगी। द हेडिंग जो यूज की गई है वो यूज है पर्सनल बार्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्शन डील्स विद पर्सनल बार्स ऑन द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप आंसर लिखोगे सेक्शन दैट इज 16। वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको, छोड़ोगे नहीं। मैं 17, 18, 19 इनको मैं छोड़ रही हूँ। आई एम गोइंग टुवर्ड सेक्शन 21। सेक्शन 21 which provides you compensation in addition to the relief of the remedy of specific performance। इसके बाद आपको सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 26, क्योंकि सेक्शन 26 में आपको रेमेडी ऑफ रेक्टिफिकेशन दिया गया है। हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है कि विच सेक्शन डील्स विद रेक्टिफिकेशन। प्लीज रिमेंबर, रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वर्ड यूज है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि अदर डॉक्यूमेंट्स पर भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। इसके बाद एक और सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 27, रीड विद सेक्शन 28। 27, the remedy of recession is provided when the contract is void or voidable in nature or has become unlawful in that part। तो आप उसके लिए कोर्ट से एक रेमेडी मांगोगे और आप कहोगे कि प्लीज इंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट is not to be enforced। तो यहाँ पर आप रेसेशन की रेमेडी मांगोगे, तो 27 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 31, कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड हियर। 31 के बाद फिर आप एक और सेक्शन पढ़ते हो, दैट इज 34, which talks about declaratory decree। Declaratory decree is another kind of remedy which is provided for you whenever you are having any legal character or you are having any right over the property, other person is refusing or denying your legal right or your right to property, you can bring a suit in the court of law and आप बोलोगे कि आपके राइट को डिक्लेयर कर दिया जाए। सेक्शन 34, ये रेमेडी आपकी जजमेंट इन रेम है या जजमेंट इन पर्सोनम है? आंसर इज फॉर जजमेंट इन पर्सोनम, क्योंकि आपने इसके सेक्शन 35 के साथ पढ़ना है। द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन का जो ग्रुप है वो फिर आपको इंजंक्शंस में पढ़ना है, और मैं आपको बताऊं कि इंजंक्शन में आपके लिए सेक्शन 36 से शुरुआत होती है प्रिवेंटिव रिलीफ की, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजंक्शन का क्लासिफिकेशन किस सेक्शन में दिया गया एसआरए में। तो आप सेक्शन 37 पढ़ के जाओगे बिकॉज इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंजंक्शन इनटू टेम्परेरी एंड परमानेंट। इसके बाद आपका जो परमानेंट इंजंक्शन होता है वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जब कोर्ट आपको परमानेंट इंजंक्शन की रेमेडी देगा, विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38। इसके बाद आपने 39 को भी पढ़ना है बिकॉज 39 टॉक्स अबाउट मैंडेटरी इंजंक्शंस। आप मैंडेटरी इंजंक्शंस की बात करते हो, ये अपने आप में एक यूनिक काइंड का इंजंक्शन है जिसमें कोर्ट डिफेंडेंट से कुछ करने के लिए बोलता है। अदरवाइज इंजंक्शन की आप रेमेडीज देखोगे तो कोर्ट डिफेंडेंट को कुछ ना करने के लिए, कुछ प्रिवेंट करने के लिए बोलता है, लेकिन मैंडेटरी में डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू डू समथिंग, राइट। इसके बाद फिर आपने एक और सेक्शन पढ़ना है इसी ग्रुप के साथ, वो है आपका सेक्शन 41। 41 आपको 38 के साथ पढ़ना होता है क्योंकि 38 टॉक्स अबाउट व्हेन द कोर्ट विल ग्रांट यू द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन। लेकिन कोर्ट कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपको रेमेडी देने से मना कर सकता है। तो 41 आपको एक कंप्लीट लिस्ट देता है जिसमें कोर्ट आपको इंजंक्शन की रेमेडी नहीं देगा, रिफ्यूज कर देगा। तो ये वो सारे सेक्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। 42 अगर आप लास्ट सेक्शन की तरफ देखो तो वो यही कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपको करना भी है, कुछ नहीं भी करना है, तो नहीं करने वाली चीज के लिए रेमेडी मिल सकती है। हालांकि जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो दीज 10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन। यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन प्रिपेयर देम थ्रू द बेयर एक्ट एंड देन यू कैन से कि ये सेक्शंस आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऑल्दो इन द स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियो आई टोल्ड यू दैट सिर्फ 42 सेक्शंस है, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कैटेगराइज करूं, देन आई विल चूज दीज 10 sections which you go through for prepare your examination for SRA. Thank you so much for watching this video.